बात होगी इस वीडियो में एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ के हवाले से। अक्सर लोग इस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जो खुराक की नाली है उसमें ज़्यादा जलन की कैफियत रहती है, जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं। तो दरअसल ये कैफियत स्टोमक के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है उसके कम हो जाने की वजह से होती है। अगर इस कंडीशन में आप एंट एसिड मेडिकेशन ले लें, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, अगर वो ले लें तो उससे इंस्टेंटली रिलीफ बाज़ औक़ात मिल जाता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसके बाद जो सिम्टम्स होती हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो जब स्टोमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन कम होती है तो उसकी वजह से जो वेल्व होता है खुराक की नाली और मैदे के दरमियान, जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो ओपन हो जाता है। पेशेंट को ज़्यादा हार्टबर्न और जलन की कैफियत ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। अमात ज़्यादा देर तक रहें और जो स्टमक का कंटेंट है वो इसोफेगस की तरफ ज़्यादा जाता रहे, तो बार बार वो ट्रॉमा की वजह से जो कैंसर का रिस्क, मैलिग्नेंट या बिनाइन चेंजेस कहते हैं, उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली स्टोमक का मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, उसकी पीएच 1 से लेकर 3 तक होती है। लेकिन कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जिनमें जो पीएच होती है वो ज़्यादा हो जाती है, अल्कलाइन साइड पे पीएच चली जाती है। तो उन कंडीशंस में इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमनली देखने को मिलती हैं। नॉर्मल बॉडी का पैटर्न है जिसमें जो फूड पर्सन इंजेस्ट कर रहा होता है, जो वो खुराक खा रहा होता है, स्टोमक के अंदर जाके जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोराइड है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो खुराक के साथ जर्म्स, जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो स्टोमक का एसिड उनको भी मार देता है। एब्जॉर्प्शन और जो फूड की ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है उसका आगाज़ मैदे के अंदर ही हो जाता है। तो इसके लिए भी जो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एसिडिक पीएच है वो अल्कलाइन साइड पे चली जाए, जो एसिडिक प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, बॉडी का सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जितने बैक्टीरियाज पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे या स्टोमक का एसिड उनको किल कर देता था, वो अब अपनी एक्टिव फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के अंदर इसका रोल था, तो उनकी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। और जो मेन रीज़न जो एसिड रिफ्लेक्स की रीज़न बन रहा था, स्टोमक का एसिड का कम होना, तो वो इलामात भी अब ज़्यादा देखने को मिलने लगेंगी। बार बार स्टोमक का कंटेंट अगर एसोफेगस में जाता रहेगा तो वहाँ पे अल्सर बनने के चांसेस वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह जिक्र हुआ है स्टार्ट में ही कि आप एंटासिड से अगर इस डिज़ीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये इलामात और ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह के ड्रग्स और ज़्यादा मीडियम को अल्कलाइन कर देंगे। जो मैदे का एसिड था अगर वो पहले कम बन रहा था तो इन मेडिसिन के बाद उसकी प्रोडक्शन और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और एट द एंड ये इलामात जो आपको पहले देखने को मिल रही थी उनमें भी इजाफा होता चला जाएगा। और एट द एंड जो कैल्सिफाइड टिश्यूज़ होते हैं उनकी फॉर्मेशन स्टोमक के अंदर ज़्यादा होने लग जाए। ऐसी इलामात जो पहले देखने को नहीं मिल रही थी, अब वो इलामात का सामना भी पेशेंट को करना पड़ेगा, जिनमें इनडाइजेशन की कैफियत ज़्यादा, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, इस तरह की इलामात अब ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बॉडी में नेगेटिव चेंजेस ज़्यादा हो जाएंगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा वीकनेस, लिथार्जिक की कैफियत का पेशेंट को अब सामना करना पड़ेगा। बैक्टीरिया पहले किल हो जाया करते थे एसिडिक मीडियम की वजह से, अब उनकी ग्रोथ वो ज़्यादा हो जाएगी, अब इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाएगा। डिज़ीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं तो अगर मेडिकली बात करें तो फेरिस्ट रिटेन्ड हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स हैं, इनका इंटेक आप बढ़ा दें। इसके अलावा एप्पल साइडर विनीगर की कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, आप उनका इंटेक भी ज़्यादा करें। अगर इसके बावजूद भी सिम्टम्स सेटल डाउन ना हो रही हों तो इस कंडीशन में पेशेंट को कुछ और ड्रग्स रिकमेंड किए जाते हैं, जिनमें D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये डोपामिन D2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं, ये पेशेंट को दिए जाते हैं। इसके अलावा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, वो ड्रग्स हैं जो कि पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं और इस डिज़ीज़ की मैनेजमेंट में इन ड्रग्स का बहुत अहम रोल है। कुछ और डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो उनमें जितने भी स्पाइसी फूड, स्मोकिंग की हैबिट, इन चीज़ों से भी आपको निकलना होगा। कुछ और जो स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब है, आप उस स्लीप पैटर्न को बेहतर करें। जो बेड की हेड साइड है आप उसको एलिवेट करके रखें, ताकि जो एसिड कंटेंट आपका बार बार एसोफेगस में आके एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ की वजह बन रहा था तो आप उससे जल्द अज जल्द निकल सकें।